जी गुड हो गया, ठीक है ठीक है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1, ठीक है। सो पहला जो टॉपिक है वो है एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन। पहला जो टॉपिक है दैट इज एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन। किस तरह से ये इलाका आबाद हुआ और कॉलोनाइज फिर किस तरह हुआ, एंड लीडिंग अप टू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड ऑल्सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट अमेरिकन रेवोल्यूशन इज चाइल्ड ऑफ इनलाइटनमेंट, दैट अमेरिकन रेवोल्यूशन इज चाइल्ड ऑफ इनलाइटनमेंट। इस पर भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। नाउ जो फर्स्ट क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट के जहन में आ सकता है यूएस हिस्ट्री को जब वो स्टार्ट करेगा, तो पहला क्वेश्चन जो उसके माइंड में आएगा, दैट क्वेश्चन वुड बी हु वर द फर्स्ट आउटसाइडर्स। आवाज नहीं आ रही भी बच्चों को मेरी, इसको देखो। सबके साथ ये मसला है या किसी एक बच्चे के साथ मसला है? शर्ट पे ये लगेगा नहीं यार, इट्स बैडली डिजाइंड लाइक। चलो अब लग जाएगा, शर्ट नहीं लग रहा, ऐसे ही लगेगा ये। Okay, ji. So we were discussing the first question that should come to your mind would be who were the first outsiders who came to this place and why did world came to know about this. So let तो हिस्ट्री हमें बताती है, वो कहती है कि पहले लोग जो आउटसाइडर्स इस खित्ते में आए वो अलास्कन्स थे और नॉर्वेजियन वाइकिंग्स थे। अलास्कन्स थे एंड नॉर्वेजियन वाइकिंग्स। अलास्कन्स थे और नॉर्वेजियन वाइकिंग्स थे। Like 15,000 years ago to 30,000 years ago, these people went to this place. There was a land route available covered with snow, but none of them returned back to tell the tale. इनमें से कोई भी वापस नहीं आया कहानी सुनाने के लिए। Maybe they liked it so much there that they wanted to stay there. अब बच्चे प्रॉब्लम ये है कि मूव किए बगैर टिक के पढ़ाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा इम्पॉसिबल सा है, ठीक है, टिकना एक जगह पे। खैर, so maybe they liked it so much they didn't come back, and maybe the sharks, no, the dinosaurs ate them. लेकिन दुनिया को पता नहीं चला। दुनिया को पता चला 1492 में। What was the reason then? रीजन ये थी, आपने क्रूसेड्स की कहानी सुनी होगी, द होली वॉर्स, स्लीपी जंगें जिन्हें हम कहते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस था। 15th सेंचुरी में फाइनली द फ्रेंच वर एबल टू ड्राइव ऑटमन्स आउट ऑफ यूरोप, ठीक। एंड एज ए रिजल्ट, as a reaction, the Ottomans blockaded Europeans' way to Asia. टर्की कनेक्ट करता है यूरोप को एशिया के साथ, वो रास्ता ऑटमन्स ने बंद कर दिया। Now the European kings started to sponsor different voyages, started to sponsor different voyages so that a new, safer, swifter, trade-worthy, safer, swifter, trade-worthy route ढूंढा जा सके, generally to Asia, specifically
टू इंडिया ट्रेड रीजंस के लिए। ये 15,000 years to 30,000 years ago की बात है मुस्तफा। So professional voyaging became a thing. Professional voyaging became a thing. और आम जो प्राइवेट सेलर्स थे वो भी किंग्स से पैसे लेकर जाते थे। ये इरा, जिस इरा की हम बात कर रहे हैं, ये इरा कॉलोनियलिज्म का इरा है। इस जमाने में जैसे आज कॉलोनियलिज्म को बुरा समझा जाता है, उस जमाने में कॉलोनियलिज्म को बुरा नहीं समझा जाता। और रास्ता ढूंढने की इस जद्दोजहद में अगर हिंदुस्तान नहीं भी मिलता, अगर एशिया तक रसाई नहीं भी मुमकिन हो पाती, तो रास्ते में कोई ना कोई और टेरिटरी मिल जाएगी, कोई ना कोई और आइलैंड हाथ लग जाएगा। तो असूल ये था कि जिस किंग की स्पॉन्सर्ड वोएज उस लैंड को ढूंढती थी, वो लैंड उसी किंग से बिलोंग करती थी, वो लैंड उसी किंग से बिलोंग करती थी। सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्कड। 1492 इज द ईयर जिसको हम कहते हैं द ईयर ऑफ फॉल ऑफ ग्रेनाडा, स्पेन। गरनाता, जिसको आप उर्दू में गरनाता कहते हैं, नसीम हजाजी के नॉवलों में आपने ये लफ्ज पढ़ा होगा, ठीक। गरनाता, गरनाता was the last bastion of Muslims in Europe. 1492. So Granada fell to the forces of King Ferdinand and Queen Isabella. King Ferdinand and Queen Isabella. The Muslim rulers of the city handed over the keys to the forces without putting up a fight. So यहां से जब मुस्लिम रूल खत्म हुआ, तो फाइनली these two emperors funded Mr. Christopher Columbus for this voyage that eventually resulted in discovery of America. इस voyage पर जाने से पहले क्रिस्टोफर कोलंबस was unemployed for good 8 years. हालांकि he earned himself a reputation of a good sailor. He was an expert sailor at the age of 17. 17 साल की उम्र में ही इनकी पैदाइश को अगर हम देखें तो डिफरेंट आपको प्लेसेस मिलेंगी। कुछ हिस्ट्री बुक्स इन्हें इटली में पैदाइश बताती हैं, कुछ हिस्ट्री बुक्स इन्हें स्पेनियर्ड कहती हैं, और अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया अब जो लेटेस्ट है वो कहता है ये पोर्चुगीज थे, बाय बर्थ पोर्चुगीज थे। However, he was brought up in Genoa, Italy. His brother had a bookshop there, जहां इन्होंने कार्टोग्राफी सीखी। कार्टोग्राफी नक्शों के इल्म को कहते हैं, कार्टोग्राफी नक्शों के इल्म को कहा जाता है। Why he stayed unemployed? The reason for being unemployed was his bizarre conditions to go on a voyage. His bizarre conditions to go on a voyage. वो conditions क्या थी? One, that I shall not be responsible for the loss of ship or crew if that happens. ट्रेडिशन ये था कि कैप्टन ऑफ द शिप जो था वो जिम्मेदार होता था लॉस ऑफ शिप एंड लॉस ऑफ क्रू के लिए।
उसने कहा जी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। एंड सेकंड जो उसकी इससे भी ज्यादा बिजार शर्त थी वो ये थी दैट आई शैल रूल ओवर द टेरिटरीज दैट आई शैल डिस्कवर। कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मुस्तफा के ये मेरी शर्तें मानी जाएंगी तो मैं वो एज पर जाऊंगा। उसने कहा जी जिन इलाकों को मैं डिस्कवर करूंगा उन इलाकों पर मुझे हुकूमत करने का मौका दिया जाए। सो नोबडी हायर्ड हिम। सो फाइनली किंग फर्डिनेंड एंड क्वीन इजाबेला hired this man. He took off with 3 ships, 3 जहाजों के काफले में ये निकले। जो पेरेंट शिप या मदर शिप है उसका नाम था सांता मरिया। सांता मरिया, सेंट मैरी, ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश इट मींस सेंट मैरी। दुनिया में ज्यादातर याक्ट्स या शिप्स का अगर कोई सबसे ज्यादा नाम रखा गया है तो वो ये सांता मरिया। ठीक। सो he made 1492, 1493, 1498, 1502. He made 4 trips to this continent. He made 4 trips to this continent and discovered in the process, discovered Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Saint Lucia, even Brazil. So यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत बाद की प्रोडक्ट है। अमेरिकन कॉन्टिनेंट इन्होंने दरियाफ्त किया, अमेरिकन कॉन्टिनेंट दरियाफ्त किया। ठीक है। अब यहां से आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नाम आपको हैंडआउट जो आपको मिला हुआ है उसमें लिखे हुए हैं सेंट लूसिया, होंडुरस, पोर्टो रिको, कोस्टा रिका, पेरू, ब्राजील, जमैका, बहुत सारे हैंडआउट। अगर आपको नहीं मिला तो दैट्स अ पिटी, मिल जाना चाहिए। मैं क्लास के बाद उन्हें कहता हूं आपकी क्लास कोऑर्डिनेटर को, आपको मिल जाएगा। उसमें ये सारी चीजें डिटेल में दी हुई हैं, इसलिए मैं जरा वहां से तेजी से गुजर रहा हूं क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सी चीजें हैं और इनकी कोई खास इंपॉर्टेंस उस तरह से नहीं है। खैर, तो उसके बाद हम यहां से आगे चलते हैं। अब अगला सवाल आता है, जब आप पहुंच गए अमेरिका तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके जहन में आएगी वो ये होगी कि हु वर द लोकल्स। क्या खाली जमीन थी या वहां कोई बंदे मौजूद होते थे? नेटिव्स कौन थे? ओरिजिनल अमेरिकन कौन थे? तो ओरिजिनल अमेरिकन में एज़टेक्स का नाम लिया जाता है, इनकाज का नाम लिया जाता है, रेड इंडियंस का नाम लिया जाता है, मायाज का नाम लिया जाता है। ये डिफरेंट ट्राइब्स हैं जो इंडिजिनस या आपके जो लोकल्स हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक। एज़टेक्स को आज की जबान में आप समझें, ये मैक्सिकन बॉर्डर पर आपको नजर आएंगे। इनकी ड्वेलिंग्स आज भी एग्जिस्ट करती हैं। नॉट अ वेरी बिग एम्पायर, नॉट अ वेरी बिग किंगडम। हीदन लोग थे, बेसिक लाइफस्टाइल था। एक चीज हाउएवर उनमें मॉडर्न थी कि ये लोग लड़कों की कुर्बानी किया करते थे। पुराने कल्चर्स में देवताओं को राजी करने के लिए या बच्चों की कुर्बानी की जाती थी या लड़कियों की कुर्बानी की जाती थी। एज़टेक्स इस हवाले से मॉडर्न थे कि वो
लड़कों की कुर्बानी किया करते थे, लोगों को जलाकर बीटिंग हार्ट्स निकालते थे और वो पेश करते थे अपने देवता को। ठीक है जी, एनी हाउ, तो एस्टेक्स थे। उसके बाद लेकिन ये ऑल दीज पीपल, इंडिजिनस जितने भी ट्राइब्स हैं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीछे थे, गन पाउडर का इन्हें पता नहीं था, एक्सपोजर बियॉन्ड दैट कॉन्टिनेंट इनके पास नहीं था। सो अददी अक्सरियत होने के बावजूद दे वर नो मैच फॉर सुपीरियर वॉर मशीन ऑफ द यूरोपियंस। ठीक, इनकाज को कहा जाता है द इंजीनियर नेशन। इनकाज को कहा जाता है द इंजीनियर नेशन। अददी अक्सरियत मीन्स न्यूमेरिकल मेजॉरिटी। अददी अक्सरियत मीन्स न्यूमेरिकल मेजॉरिटी। I'll be careful, मैं इसको ज्यादा अंग्रेजी रखने की कोशिश करूंगा, डोंट वरी। So Incas are known as इंजीनियर नेशन। इन्हें उस जमाने में भी मायाज, रेड इंडियंस के बाद मायाज लिखा, उस जमाने में भी इन्हें डैम्स बनाने का पता था, इन्हें सड़कें तामीर करने का पता था, इन्हें इंजीनियर नेशन कहा जाता है। देवर अ ह्यूज एम्पायर, लेकिन इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पेरू में था, पेरूवियन डिसेंट रखते थे, तो ये भी फॉल बैक होना शुरू हुए और इवेंचुअली खत्म हुए। रेड इंडियंस मोस्ट न्यूमरस थे, इंडिजिनस सन्स ऑफ द सॉइल। 1492 से लेकर 1492 to 1830 they kept fighting with the settlers. They kept fighting wars with the settlers. 1492 से लेकर 1830 तक इन्होंने वॉर्स लड़ी। ठीक है जी। उसके बाद एक इंडियन रिमूवल एक्ट आया और एक मुआहदे के तहत इन्होंने मूव किया। वो जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक पढ़ेंगे। मायाज अगेन अ ह्यूज एम्पायर बट नो मैच फॉर सुपीरियर टेक्नोलॉजी ऑफ द सेटलर्स। जी, सेटलर्स वो लोग हैं जो यूरोप से और बाकी जगहों से अमेरिका में आए, उनके ऊपर मैं अभी आता हूं। लेट मी गेट डन विद दिस इंट्रोडक्टरी थिंग, तो फिर हम कॉजेज ऑफ एक्सप्लोरेशन जब पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। अब इससे अगला क्वेश्चन आता है कि देन हाउ डिड दिस नेम केम अबाउट। ये नाम कहां से आया है अमेरिका। शुरू में जो नाम था इसका, इसको न्यू वर्ल्ड भी कहा गया, इसको स्ट्रेंज लैंड भी कहा गया, इसको गोल्डन लैंड भी कहा गया, ऑल ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। ठीक है जी। न्यू वर्ल्ड क्योंकि दुनिया को पहले पता ही नहीं था इसका, तो ऑब्वियसली न्यू थी। स्ट्रेंज लैंड क्योंकि यहाँ के जानवर, यहाँ की जगहें, फसलें यूरोपियंस के लिए नई थी। मेज जैसे है, मेज यूरोप में नहीं होती थी। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ फाइट मैंने बताई है जी, 1492 से 1830। गोल्डन लैंड ड्यू टू वेल्थ दैट वाज अवेलेबल हियर, नॉट जस्ट लिटरल गोल्ड, ऑल काइंड्स ऑफ वेल्थ। इस ट्राइबल कल्चर को, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए केविन कॉस्टनर की एक फिल्म है डांसिंग विद द वुल्व्स, वो देखें। डांसिंग विद द वुल्व्स आपको वैसे भी फैसिनेट करेगी। इट वन मोर देन 4 ऑस्कर्स। ठीक है। खैर, वापस आते हैं। तो ये डिफरेंट नाम इसके रखे गए। जो एक्चुअल नाम है जी, डांसिंग विद द वुल्व्स, जो एक्चुअल नाम है ये आया अमेरिगो वेस्पुची नामी एक और इटालियन वॉयेजर के वजह से। अमेरिगो
वेस्पुची नामी एक और इटालियन वॉयेजर की वजह से इसका बनाया हुआ मैप 1507 में पब्लिश हुआ इन अ जर्मन बुक, जहां इसको अमेरिगोज लैंड कहा गया। नाम चूंकि नहीं था कोई फॉर्मल, तो इसको अमेरिगोज लैंड कहा गया। और फिर वहां से स्पेनिश से अमेरिकानो अमेरिकाना होते हुए अंग्रेजी तक आते ये अमेरिका हो गए। तो अमेरिकन्स कहलाए जो सेटलर्स थे, अमेरिकन्स कहलाए जो न्यू सेटलर्स थे। अब यहां तक अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हमें नजर आ रहा है कि किंग फर्डिनेंड और क्वीन इजाबेला स्पेन और फ्रांस से ताल्लुक रखते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस को पैसे इन्होंने दिए थे, वो खुद पोर्चुगीज था। अमेरिगो वेस्पुची भी इटालियन था। तो ब्रिटिशर्स कब आए? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ी गई। तो ब्रिटिशर्स आए 5 years डाउन द लाइन। मिस्टर जॉन केबोट, 5 years डाउन द लाइन मिस्टर जॉन केबोट नामी एक ब्रिटिशर्स यहां आए, जिन्होंने यूनियन जैक यहां लगाया। चूंकि ये एक अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट था, सो देयर वाज इनफ लैंड अवेलेबल फॉर एवरीवन। देयर वाज इनफ लैंड अवेलेबल फॉर एवरीवन टू क्लेम इट। 100 years डाउन द लाइन जब आबादी बढ़ी और कम हुई लैंड, तो लड़ाइयां शुरू हुई। जॉन केबोट 1497। सो यू दैट इज द रीजन वाई इस इलाके में यूरोप के हर खित्ते से लोग आए, इंग्लैंड से, फ्रांस से, इटली से, डच लोग इधर आए, रशियंस आए। यूनियन जैक कहते हैं जी ब्रिटिश फ्लैग को। यूनियन जैक नाम है ब्रिटिश फ्लैग का, ठीक है। तो इतने सारे मुल्कों का इन्फ्लुएंस अमेरिका पर होने की वजह से अमेरिका को मिक्सिंग बाउल एंड मेल्टिंग पॉट कहा जाता है। मिक्सिंग बाउल एंड मेल्टिंग पॉट कहा जाता है। मिक्सिंग बाउल एंड मेल्टिंग पॉट, या नेशन ऑफ नेशंस कहा जाता है, या नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स कहा जाता है। मुख्तलिफ नाम लिए जाते हैं इसके, मुख्तलिफ नाम लिए जाते हैं इसके। सो अब यहां से जब हम आगे आते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हेन डिड कॉलोनाइजेशन स्टार्ट? लोग तो आना शुरू हो गए ऑन देयर ओन, और उसकी कॉजेज मैं अभी आपसे शेयर करता हूं। When did the actual colonization start? And कॉलोनी होती क्या है? कॉलोनीज 3 तरह की हैं। कॉलोनीज 3 तरह की हैं प्राइमरली स्पीकिंग। रॉयल, इसको आप इस तरह लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ कॉलोनीज। रॉयल कॉलोनीज, प्रोप्राइटरी colonies and chartered colonies. Royal colonies, proprietary colonies and chartered colonies. ठीक है जी। रॉयल colonies वो colonies हैं where governors were appointed by the king himself and who reported to king. The tax was collected in the name of the king. The law was implemented in the name of the king. मैरीलैंड, वर्जीनिया वगैरह।
प्रोप्राइटरी कॉलोनीज वो कॉलोनीज हैं जो ओनरशिप थी इंडिविजुअल्स की, वन वे और दी अदर, किंग ने अलॉट कर रखी थी उन्हें, जागीरें जैसे। ये लोग इन जमीनों पर काबिज होते थे और बदले में दिफा का काम देते थे किंग को, और सर्टन पैसे भी देते थे। नहीं, नॉट नेसेसरली, एक एक एग्जाम्पल भी काफी। तो प्रोप्राइटरी कॉलोनीज में जैसे एग्जाम्पल है पेंसिल्वेनिया, विलियम पेन की ये टेरिटरी थी। विलियम पेन के पेरेंट्स ने किंग से कर्जा वसूल करना था, तो किंग ने कर्जे के एवज पेंसिल्वेनिया की जमीन इनके हवाले की, तो विलियम पेन के नाम से ये इलाका पेंसिल्वेनिया कहलवाया। ठीक। तीसरी तरह की कॉलोनीज होती हैं चार्टर्ड कॉलोनीज, जैसे कि चार्टर्ड कॉलोनीज दैट बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ कंपनी। चार्टर्ड कॉलोनी, अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ कंपनी। ठीक है जी, ये चार्टर्ड कॉलोनी को हम कहते हैं। कनेक्टिकट वगैरह ये वो कॉलोनीज थी, वर्जीनिया का मैंने नाम लिया जी। सो ये वो कॉलोनी थी। हैंडआउट पर आप देखेंगे तो हर एक हेडिंग के नीचे 3-3, 4-4 कॉलोनीज मैंने लिखी हुई हैं ताकि आपको आसानी रहे ढूंढने में। तो ये वो कॉलोनीज थी जहां माइनिंग अच्छी थी, जहां ट्रेड करना आसान था। तो ये 3 तरह की कॉलोनीज। पहली कोशिश कॉलोनाइजेशन की अमेरिका में 1585 में की गई। पहली कोशिश प्रोप्राइटरी सोल ओनरशिप, आप देखते नहीं दुकानों पर लिखा होता है प्रोप्राइटर फलाना, मींस कि ये मेरी मिल्कियत है, मैं सोल ओनर हूं इसका। तो सोल ओनरशिप वाली कॉलोनीज इवेंचुअली ये सारी इंग्लैंड के कंट्रोल में आ गई। 1651 तक ये सारी इंग्लैंड के कंट्रोल में आ गई। सो 1585 में पहली कोशिश की गई रनोके आइलैंड को कॉलोनाइज करने की। सर वॉल्टर रायली की फोर्सेस ने कोशिश की इस आइलैंड पर कब्जा करने की। सर वॉल्टर रायली की फोर्सेस ने कोशिश की इस आइलैंड पर कब्जा करने की, बट दैट डिड नॉट वर्क आउट। रेड इंडियंस fought back ferociously and defeated वॉल्टर रायलीज फोर्सेस। पहली कामयाब अटेम्प्ट कॉलोनाइजेशन की 1607 में हुई। जगह का नाम रखा गया जेम्स टाउन, किंग जेम्स के नाम के। पहली जो सक्सेसफुल कॉलोनी अमेरिका में बनी वो जेम्स टाउन थी। 1607 में वो बनी, किंग जेम्स के नाम के ऊपर। इसे जॉन स्मिथ कॉलोनी भी कहते हैं। इसको जॉन स्मिथ कॉलोनी भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज जॉन स्मिथ वाज द पर्सन जिसने यहां मार्शी लैंड्स को क्लियर करके एग्रीकल्चर शुरू किया था, और टबैको एज ए फर्स्ट कैश क्रॉप उसने इंग्लैंड भिजवाई थी। ठीक है, न्यू वर्ल्ड के अंदर यहां जो ब्रिटिश फर्स्ट कॉलोनी है वो 1607 में ये एस्टैब्लिश की गई थी। ठीक है। सो सोल्जर्स जो लड़ रहे थे वो सोने की उम्मीद पर, माले गनीमत की उम्मीद पर यहां लड़ रहे थे। यहां गोल्ड तो कोई ना मिला। जॉन स्मिथ ने फाइनली डीमोरलाइज सोल्जर्स को एग्रीकल्चर पर लगाया और टबैको काश्त किया और कैश क्रॉप इंग्लैंड को अवेलेबल हुई। यहीं से फिर जब बढ़े इलाके तो इसका नाम पूरी टेरिटरी का वर्जीनिया रखा गया। पहली जो स्टेट बनी वर्जीनिया, इसका नाम रखा गया वर्जिन क्वीन के नाम के ऊपर। क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो उस वक्त थी, उन्होंने शादी नहीं की थी,
इसलिए उन्हें वर्जिन क्वीन कहा जाता था। इसकी वजह से इसे वर्जीनिया कहा जाता है। ठीक है जी, वर्जीनिया कहा जाता है। अब आते हैं कॉजेज ऑफ एक्सप्लोरेशन के ऊपर। अब आते हैं कॉजेज ऑफ एक्सप्लोरेशन के ऊपर। क्यों इतने ज्यादा लोग इधर आए? 3 Gs, गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी। 3 Gs, गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी। ठीक है, गॉड से मुराद है दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक कॉन्सेप्ट आप सारों ने सुना होगा, व्हाइट मैन्स बर्डन। व्हाइट मैन्स बर्डन का मतलब है कि गोरे को अल्लाह ने सुपीरियर पैदा किया है, सुपीरियर रिलीजन दिया है, सुपीरियर स्किन दी है, सुपीरियर सिविलाइजेशन दी। इसलिए गोरा ड्यूटी बाउंड है कि वो गैर मुहज्जब दुनिया में निकले और उन्हें तहजीब सिखाए। ये उसका अनप्लेजेंट बर्डन है जो उसने उठाना ही उठाना है, व्हाइट मैन्स बर्डन। तो इस व्हाइट मैन्स बर्डन के तहत लाखों की तादाद में लोग, गवर्नमेंट के भेजे हुए भी एंड ऑन देयर ओन विल भी, लोग अमेरिका आए टू क्रिश्चियनाइज द लोकल्स, टू क्रिश्चियनाइज द लोकल्स। अनलाइक ज्यूइज्म, क्रिश्चियनिटी में प्रीचिंग अलाउड है, तो ये लोग प्रीच करने आए और यहां पर हीदन्स ज्यादा रहते थे। कोई डिवाइन रिलीजन या रेवलेशन बेस्ड रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता था, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को पूजने वाले ज्यादा लोग थे, तो यहां कन्वर्जन आसान होती। हेंस एक वजह तो ये है मजहब का फैलाना। दूसरा है गोल्ड, गोल्ड मीन्स वेल्थ। दूसरा है गोल्ड, गोल्ड मीन्स वेल्थ, दौलत, वेल्थ। सो लिटरल गोल्ड भी और ओवरऑल वेल्थ, कैश क्रॉप, शुगर, टबैको, कॉटन, राइस, कॉफी, डाई, इन चीजों के लिए भी लोग यहां आए, क्योंकि यूरोप की अपनी जो इकोनॉमी थी वो बहुत खराब थी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस वॉर्स। यूरोप का वेदर इनक्लेमेंट रहता था, बहुत एग्रीकल्चर फ्रेंडली नहीं था। यूरोप में पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा था, खलकत बहुत ज्यादा थी, इलाका थोड़ा था, और यूरोप में खुराक की कमी भी थी, फूड क्राइसिस भी रहता था, पेट भर खाना कम लोगों को नसीब होता। और चूंकि इकोनॉमी में दमखम नहीं था, स्पेस नहीं थी, सो इफ यू आर born a laborer, there is a good chance you will die a laborer. If you are born a laborer, there is a good chance you will die a laborer. तो लोग अमीर होने की ख्वाहिश लेकर, इकोनॉमिक रेस्पाइट की ख्वाहिश लेकर अमेरिका की तरफ भागते थे। व्हाइट मैन्स बर्डन सिर्फ रिलीजियस टर्म नहीं है, इट्स अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्सेप्ट एज वेल।
तो लोग इधर आते थे कि चलें यहां स्लेवरी अलाउड है, यहां लैंड मुफ्त अवेलेबल है या थ्रो अवे प्राइस पर अवेलेबल है। तो 10 साल डाउन द लाइन या 20 साल डाउन द लाइन, या हम ना सही हमारे बच्चे एटलीस्ट अमीर हो जाएंगे। तो वेल्थ, गोल्ड was also one of the reasons. Then comes glory, इज्जत, ऑनर, शान, शौकत। Like I said, जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, इस जमाने में कॉलोनियलिज्म गलत नहीं समझा जाता। सही कह रहे हैं आप। इस जमाने में कॉलोनियलिज्म वाज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर फॉर द किंग्स। इस जमाने में कॉलोनियलिज्म वाज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर फॉर द किंग्स। इसलिए किंग्स यूज्ड टू सेंड मोर एंड मोर पीपल, मोर एंड मोर ट्रुप्स, मोर एंड मोर cavalry to take over as much land as possible, to take over as much land as possible, क्योंकि जिस बादशाह के नीचे जितना ज्यादा इलाका होता था उसका रोबो दबदबा, उसका ऑनर, उसकी इज्जत उतनी ही ज्यादा होती थी। तो गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी। देन कम्स जी religious persecution. That was also one of the reasons. क्योंकि 16th century में से राइज होना शुरू हो गया था एनलाइटनमेंट एरा का। So people started to question the veracity of the Catholic claims. Martin Luther did a favor, उसने लैटिन में लिखी हुई बाइबल को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कराया और लोगों में मुफ्त तकसीम की। और बहुत सारे झूठ, 95 टू बी एग्जैक्ट, उसने निकाले बाइबल में से, जो पोप्स एंड प्रीस्ट्स कुछ और बताते थे लेकिन बाइबल में लिखा कुछ और हुआ। क्योंकि लैटिन हर एक को नहीं आती थी तो पोप जो बताता था वही माना जाता। सो उसने उसको अवामी कर दिया मजहब को। मार्टिन लूथर। सो यहां से प्रोटेस्टेंट्स का फिरका स्टार्ट हुआ और सेक्टेरियन वॉर्स यूरोप में स्टार्ट हुए। सेक्टेरियन वॉर्स यूरोप में स्टार्ट हुए। ठीक है जी। सेक्टेरियन वॉर्स यूरोप में स्टार्ट हुए। 30 इयर्स वॉर, 100 इयर्स वॉर। तो इन वॉर्स के अंदर जिन मुल्कों में कैथोलिक्स तगड़े थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को मार लगाई, जिन मुल्कों में प्रोटेस्टेंट्स तगड़े थे उन्होंने कैथोलिक्स को मार लगाई। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दोनों जगहों से, जैसे इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स तगड़े थे तो कैथोलिक्स बेचारे परेशान थे। फ्रांस, इटली वगैरह में कैथोलिक्स तगड़े थे तो प्रोटेस्टेंट्स परेशान थे जी, प्यूरिटन्स और प्रोटेस्टेंट्स। सो हुआ ये कि ये लोग भाग के फिर गोशा आफियत जो इनको मिला वो अमेरिका में था। सो वन ऑफ द वेरी फर्स्ट वैल्यूज जो अमेरिका में इस्टेब्लिश हुई वो रिलीजियस टॉलरेंस की वैल्यूज थी। वो रिलीजियस टॉलरेंस की वैल्यूज थी। पीपल अंडरस्टूड कि जो ख्वारी हम वहां काट के आए हैं वो ख्वारी यहां रिपीट नहीं करेंगे। ठीक। Another reason was improvement in seafaring technologies. जहाज रानी की जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी इंप्रूवमेंट्स आई। ठीक है। नहीं अली, आप जब मैं वाइंड अप करता हूं क्लास को तो तब आप ये सवाल कोट कीजिएगा, I'll answer you। ठीक है। तो कंपस इजाद हो गया 1535 में। समंदर में गुम होने का खतरा
खत्म हो गया कंपास की इजाद से। गन पाउडर आ गया, कमर्शियल शिप्स पर कैनन इरेक्ट होना शुरू हो गई, जिसके बायस पायरेट्स का खतरा दूर हो गया। 35 इफ आई रिमेंबर करेक्टली, लेकिन इसको डेट को देख लीजिएगा। पायरेट्स का खतरा खत्म हुआ। ब्रिटिश नेवी ने स्मॉलर एंड स्विफ्टर शिप्स बनाना शुरू किए। इससे पहले वाला जो मॉडल था वो था स्पेनिश आर्मेडा का मॉडल। स्पेनिश आर्मेडा बड़े शिप्स बनाता, स्पेनिश आर्मेडा बड़े शिप्स बनाता था जो स्लो होते थे। ब्रिटिश नेवी ने स्मॉलर एंड स्विफ्टर शिप्स बनाने शुरू किए। यूं फासला तेजी से होना शुरू हुआ, महफूज होना शुरू हुआ। यह भी एक वजह है कि फ्रीक्वेंटली लोगों ने आना जाना शुरू किया। हार्श punishments in Europe was also one of the reasons. Harsh punishments in Europe was also one of the reasons. यूरोप में इतने सख्त कवानीन थे उस जमाने में, they would guillotine you at the drop of a hat. छोटे छोटे जराइम पर बड़ी बड़ी सजाएं थी। And the system of justice was corrupt to the core. निजाम जो है वो शदीद करप्ट था। तो अगर एक गरीब आदमी पर किसी भी जुर्म का इल्जाम लग जाता तो इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर हिम टू प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट। इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर हिम टू प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट। सो वो फिर लोग क्या करते थे, वो गरीब लोग छुप छुपा कर अमेरिका जाने वाले जहाजों में बैठ जाते। रास्ते में ऑब्वियसली उनका पता लग जाता था, तो शिप की जो इंतजामिया है, क्रू, वो इन्हें अमेरिका जाकर बेच देता। इनिशियल स्लेवरी यहां से शुरू हुई। इसको कहते हैं इंडेंचर्ड सर्विट्यूड। इंडेंचर्ड सर्विट्यूड, बेगारी, बेगारी जिसे हम कहते हैं। जैसे भट्टा मजदूरों पर नहीं पैसे चढ़ाकर मजदूरी कराई जाती, तो यहां भी यही किया जाता था। ठीक है जी। सो इंडेंचर्ड सर्विट्यूड का आगाज, तो इसलिए भी लोग यहां आए। तो लोग अपने ट्रैवल एक्सपेंस के पैसे उतारने के लिए अमेरिकन मास्टर्स के यहां मजदूरी करते थे और उसके बाद भाग जाते थे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अमेरिका में। अमेरिका चूंकि बहुत बड़ा था तो वहां एक वाइट आदमी को ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से तेजी से लोग यहां आना शुरू हुए। फर्स्ट 75 इयर्स में अमेरिकन पॉपुलेशन डबल्ड इन एवरी 25 इयर्स। फर्स्ट 75 इयर्स में अमेरिकन पॉपुलेशन विद सेटलर्स, ये जो नए लोग आ रहे थे, डबल्ड इन एवरी 25 इयर्स। तो ये आपको क्लियरली चीज बता रही है कि हाउ थिंग्स हैपन। अच्छा, लेकिन यहां वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लेट स्टार्ट हुई। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जाकर होती है कुछ 200 साल के बाद। ठीक है ना जी। रीजन क्या है, वाई सो लेट? उसकी मोटी सी रीजन है। अमेरिका, यूएसए अलग से डिस्कवर नहीं हुआ बच्चे। डिस्कवर अमेरिका एक ही दफा हुआ, उसके ऊपर यूएसए बना। ठीक है, डिस्कवर अमेरिका एक ही दफा हुआ है, वहीं यूएसए बाद में इमर्ज हुआ है। इस पर हम बात करेंगे, इमर्ज करके दिखाएंगे यूएसए को। ठीक है, यस। सो व्हाई दिस लेट? लेट बिकॉज यहां पर द कॉलोनाइजर
and the colony were similar. ठीक है, they both belonged to England, France, Spain. डिफरेंट केसेस में स्पेन की कॉलोनीज में रहने वाले ज्यादा स्पेनियर्ड्स थे, ब्रिटिश कॉलोनी में रहने वाले ज्यादा ब्रिटिश थे, फ्रेंच कॉलोनीज में रहने वाले ज्यादा फ्रेंच थे. सो दे बिलोंग्ड टू द सेम पेरेंट स्टेट, दोनों की पेरेंट स्टेट सेम थी. दे बोथ वर लॉयल टू द सेम किंग, एक ही बादशाह के साथ लॉयल थे. दे बोथ belonged to the same ethnicity, नस्ल रेस भी एक थी. Language was also the same, and the religion was also the same. So there was a lot of similarity. मुल्क सेम है, बादशाह सेम है, एथनिसिटी सेम है, रिलीजन सेम है, language same hai. So people living in America, colonizers and the colonies, people of the colonies, the colonized, colonizers and the colonized. So people living in America believed for that period of time that they are Britishers just settled in a different territory. They are French, just settled in a different territory. They are Spanish, just settled in a different territory. ये तो फिर many years down the line दो तीन चीजें simultaneously हुई. एक, हम 13 रियासतों की बात करते हैं, हम 13 रियासतों की, Ali, it's neither of them. ठीक है. सो हम 13 रियासतों की बात करते हैं जिसमें दो तीन चीजें साइमल्टेनियसली हुई. एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मासेस. द ब्रिटिशर्स passed exploitative laws and made exploitative and discriminatory policies that they wanted to kill the golden goose at once. एक वजह तो ये. दूसरी वजह है जो यहां साद ने हमसे शेयर की कि वो जो फर्स्ट कपल ऑफ जनरेशन थी जो अपने आप को यूरोपियंस कहते थे और अपने आप को सेटलर्स कहते थे, वो फेज आउट हो गई. 100 years down the line अब फोर्थ जनरेशन थी, फिफ्थ जनरेशन थी, who were born and brought up in America, and they were Americans for all practical purposes. They could not affiliate with the king they never saw. They could not affiliate with the country they have never been to. So for all practical purposes, America was their country. For all practical purposes, they felt patriotism towards America and not any foreign land जिसके बारे में उन्हें बताया जाता. So इन लोगों ने, ये ज़हनी तौर पर आजाद लोग थे, पेट्रियोटिक थे, और इनके यहां ज्यादा इंडिपेंडेंस का थॉट प्रोसेस था. उसके पीछे एक इनलाइटनमेंट की पूरी मूवमेंट है, उस पर भी मैं अभी बात करता हूं. सो यहां से फिर फाइनली अमेरिकन ने इंडिपेंडेंस के लिए बोलना शुरू किया. सो 1607 से 1775 तक का जो एरा है, अमेरिकन इसको अमेरिकन रेवोल्यूशन का नाम देते हैं. 1607 to 1775 is the American Revolution. 1775 to 1783 is the actual war. जो असल लड़ाई है वो इन सालों में लड़ी गई. ठीक है.
असल लड़ाई है जो इन सालों में लड़ी। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन को वो कहते हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन वो इरा है व्हेन अमेरिकन्स मेंटली स्टार्टेड थिंकिंग अगेंस्ट कॉलोनाइजर्स, व्हेन अमेरिकन्स stood against discriminatory laws, boycotted exploitative policies। और ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन हुआ इनलाइटनमेंट के इरा की वजह से। इरा ऑफ इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट का एक तो ऑब्वियसली मीनिंग है, नहीं, अमेरिकन रेवोल्यूशन वो कहते हैं 1607 से, जब पहली कॉलोनी बन गई तो समझें एक्सप्लॉयटेशन का आगाज हो गया, इसलिए रेवोल्यूशन का पार्ट वो है। तो इनलाइटनमेंट का एक जनरल मीनिंग है जहालत से दूरी, नॉलेज। इसको इक्वेट रेनेसांस से भी किया जाता है, विच मीन्स रीबर्थ ऑफ नॉलेज, रीबर्थ ऑफ साइंस, rationality, division between politics and religion। यहां से ये चीजें चेंज होना शुरू होती हैं when people started to think instead of just believing what they were told। ठीक, just believing what they were told, लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, लोगों ने पूछना शुरू किया, रिलीजियस डॉगमास पर क्वेश्चंस करना शुरू किए और चीजें इंप्रूव होना शुरू। अमेरिका में भी उसका इम्पैक्ट आया। ओवरऑल डिफरेंट फिलोसफर्स का इसमें रोल है। ऑब्वियसली ब्रिटिश फिलोसफर जॉन लॉक वो पहले फिलोसफर हैं जिन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात की, जिन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की जिसमें टू इक्वल्स आपस में मुआहदा करते हैं। थॉमस हॉब्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको निगेट किया, जो ज्यादा वायलेंट था। ठीक है, इसने सबसे पहले कहा कि भाई आपने प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट भी करनी है, सिंपैथी भी लेनी है, और इसने सबसे पहले बताया दैट गवर्नमेंट मस्ट इन सम वे बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल to those whom it governs। इसने ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट पर बात की। इसने कहा जी a government must protect life, liberty and property of all humans, of all humans। ठीक है, आप इसकी फिलॉसफी को पढ़ाया होगा। मेन फीचर यही है, मैन ought not disturb another man's life, property, liberty and person। इसे डिस्टर्ब ना करें। और गवर्नमेंट जो है वो मस्ट बी इन सम वे बी अकाउंटेबल टू दोज whom it governs। तो यूं वेलफेयर स्टेट का मॉडल उभरा, लेसर गवर्नमेंट का मॉडल उभरा, मोर रूल ऑफ लॉ, मोर ह्यूमन राइट्स, मोर लिबर्टीज पर बात होना शुरू हुई। लॉक के बाद रोसो की बारी आती है। रोसो भी फ्रेंच फिलोसफर्स थे जिन्होंने जनरल विल की बात की कि हुकूमत कोई फर्द नहीं करता बल्कि हुकूमत अवाम की कलेक्टिव विल करती है। अवाम ही हुक्मरान है जब वो कानून साजी करवा रही होती है, सिटीजन है, और अवाम ही सब्जेक्ट है जब वो कानून पर अमल कर रही होती है। जॉन जॉक रोसो, तो इन्होंने भी जनरल विल के जरिए लोगों को सिखाया कि आप मैटर करते हो, इंडिविजुअल मैटर करता है, जनरल विल मैटर करती है। डिवाइन राइट टू रूल पर डेंट पढ़ना शुरू हुआ, डिवाइन राइट टू रूल पर डेंट पढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद मॉन्टेस्क, जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की, गवर्नेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, कहा कि जुडिशरी अपना काम करेगी।
एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, लेजिस्लेचर अपना काम करेगी, और ये सारे इदारे अपने अपने बुनियादी जुरिस्डिक्शन में आजाद होंगे, बुनियादी जुरिस्डिक्शन में आजाद होंगे। सो वो इंडिविजुअल रूलर जिसको इंडिस्पेंसिबल समझा जाता था, वो इन फिलोसफर्स ने उसकी इंडिस्पेंसिबिलिटी को खत्म किया। ठीक, मॉन्टेस्क ने क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट पर भी बात की। मॉन्टेस्क ने कहा प्रोटेस्टेंट्स को डेमोक्रेसी के नीचे रहना चाहिए। मॉन्टेस्क ने कहा बड़ी रियासतें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तहत ज्यादा बेहतर चल सकती। सो यूं डिफरेंट फिलोसफर्स की जो थिंकिंग है वो इमर्ज हुई और यूरोप से अमेरिकन के माइंडसेट के ऊपर आई। अमेरिका वाज मोर सेटल्ड फॉर न्यूअर थॉट्स। बड़ा मुल्क था, एक्सपेंडेड टेरिटरी थी, लोग अपने व्यूज रख सकते थे, सोच सकते थे। इसके बाद बारी आती है हमारे थॉमस पेन की। थॉमस पेन ने 1775 में कॉमन सेंस नाम का एक किताबचा 106 पेजेस पर मुश्तमिल एक छोटी सी किताब लिखी, कॉमन सेंस, जिसकी 5 लाख से ज्यादा कॉपियां एक साल में बिक गई। कॉमन सेंस में थॉमस हॉब्स ने किंगशिप को, मोनार्की को एक अनमीनिंग इंस्टीट्यूशन कहा। मोनार्की को वो कहते हैं इट्स एन अनमीनिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अनमीनिंग इंस्टीट्यूशन मतलब क्या है इसका? मतलब इसका है ये एक लायानी इदारा है, लायानी इदारा है जिसका कोई मतलब ही नहीं। एंड ही रोट इन दैट कॉमन सेंस, ही सेड इट इज डिसग्रेसफुल फॉर टुडेज मैन, इट इज डिसग्रेसफुल इन दिस डे एंड एज फॉर मैन टू बी गवर्न्ड बाय अनदर मैन। आज के दौर में ये बेइज्जती की बात है कि इंसानों पर कोई और इंसान हुकूमत करे। Societies must be governed by a system. Societies must be governed by a system, representative system. And that system must have the backing of those whom it governs. उस निजाम के पीछे बैकिंग, लेजिटिमेसी उन लोगों की होनी चाहिए जिन्हें ये गवर्न करता है। तो इसने भी लोगों को ज़हनी तौर पर आजाद किया, लोगों को सोचने पर मजबूर किया। एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई Americans did not choose monarchy, they chose presidential form of government. उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन वो बंदा है जिसने 2 अहम काम किए। एक, इसने डीइज्म का कॉन्सेप्ट दिया। डीइज्म का कॉन्सेप्ट बड़ा मजे का है। डीइज्म में वो कहता है कि खुदा ने ये दुनिया बनाई तो जरूर है, कायनात और दुनिया बना तो उसने दी है, लेकिन बनाने के बाद वो उसमें इंटरफेयर नहीं करता। बनाने के बाद उसने आपको खुला छोड़ दिया। तो ये असबाब की दुनिया है। असबाब की दुनिया में आप असबाब पैदा करेंगे तो उसके मुताबिक रिजल्ट्स हासिल कर लेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को डीइज्म कहते हैं। डीइज्म कहते हैं कि आप खुदा पर ना पड़े रहें, आप सही करें, कोशिश करें, जद्दोजहद करें ताकि आपका कुछ बन सके। तो अमेरिकन ने उस जद्दोजहद पर यकीन किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकन को यूनाइट होने का मशवरा भी दिया था, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो ये सारे फिलोसफर्स और इनकी थॉट प्रोसेस का इंपैक्ट है कि हम कहते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज अ प्रोडक्ट ऑफ इनलाइटनमेंट, चाइल्ड ऑफ इनलाइटनमेंट। अगर ये इनलाइटनमेंट ना होती तो अमेरिकन जो हैं वो शायद रेवोल्यूशनाइज ना अपने आप को करते या इसके खिलाफ स्टैंड ना लेते। तो ये है जी आज तक का टॉपिक। यहां तक कोई सवाल है तो वो बताइए।
डीइज्म के अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1754 में एक अल्बनी कॉन्फ्रेंस हुई थी मुस्तफा, उसमें उन्होंने ये मशवरा दिया था कि अमेरिकन स्टेट्स एटलीस्ट डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के लिए इकट्ठी हो जाएं। अमेरिकन स्टेट्स एक कन्फेडरेशन बना लें डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी के लिए। ये दूसरा अहम काम था। ठीक है जी, तो आज यहीं तक। अगली क्लास में हम कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पर बात करेंगे और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पर बात करेंगे और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। नहीं, डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, जितना हमने पढ़ लिया काफी है। नहीं, कॉलोनीज की इंडिविजुअल डिटेल्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और सवाल है? नहीं, हैंडआउट्स डिफरेंट सोर्सेस से हैं। जहां तक बुक का ताल्लुक है तो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि आप वो बुक लें जो जिसमें रिवाइज्ड एंड अपडेटेड एडिशन जिसमें लिखा हुआ है। ठीक है, डेट्स अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है बेटा, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। ठीक, ओके जी। जहां तक आपने ट्रांसलेशन की बात की कुरान मजीद की भी, अब प्रॉब्लम यह है कि हाउ वुड यू रिफर टू गॉड अगर आप उसको थर्ड पर्सन में नहीं लिखेंगे। फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड लोग ही के साथ तर्जुमा करते हैं गॉड का। नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको ज्यादा डीप डेल्व करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मल्टीपल सोर्सेस से कवर करने की जरूरत, जितना हम पढ़ रहे हैं काफी है जी, इनफ है, इनफ है। देखिए, बात यह है, कन्फाइन तो कोई नहीं कर सकता। प्रॉब्लम यह है कि बताना तो है ना। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये एक जमाने में बड़ी तहरीक रही है अली, तहरीक रही है कि जी कुरान मजीद के अल्फाज भी डिवाइन हैं और उन अल्फाज का मीनिंग भी डिवाइन है। इसलिए एनी ह्यूमन अटेम्प्ट टू ट्रांसलेट कुरानिक वर्सेस इज अ सिन एंड हराम। ये एक बड़ी लंबी चौड़ी एक टाइम रहा है, लेकिन अगर हम उसको फॉलो करते तो शायद बहुत ही महदूद रह जाता ये। और जहां तक सिफात का ताल्लुक है, एट्रीब्यूट्स हमने अटैच नहीं की खुदा के साथ, खुदा ने खुद अटैच की हैं। उसने खुद अपने 99 नेम्स बताए हैं। तो अगर वो खुद एट्रीब्यूट्स अटैच कर रहा है तो फिर बंदे उन्हीं एट्रीब्यूट्स के हवाले से उसे पुकारेंगे। ठीक है यार, नीचे करो थोड़ा सा, मैं जी चैट पढ़ सकूं। तेन करनी ही नहीं आती होनी। जी, पॉइंट्स लिखे हुए हैं बुक के अंदर सारे। So to give round of war, revolution, we need to discuss these philosophers. नहीं, इंडिविजुअली डिस्कस करें, एक एक पैरा दें इन फिलोसफर्स को। अगर वॉर इज अमेरिकन रेवोल्यूशन इज चाइल्ड ऑफ एनलाइटनमेंट की बात आती है तो फिर आप इनको एक एक पैरा देंगे। क्वाइट अ फ्यू, स्पेन हैड देम, फ्रेंच हैड देम, द डच हैड देम, इवन रशिया हैड इन्फ्लुएंस, इंग्लैंड हैड देम। तो उस वक्त की जितनी कॉलोनियल पावर्स थी सबके पास थी कॉलोनीज वहां। जी, पास पेपर्स आफ्टर 2016 ऑनवर्ड्स, 2016 ऑनवर्ड्स जो है वो देखें आप, काफी है। उमैर खान की किताब को देख लें बेटे, अगर वो आपका सिलेबस पूरा कवर करती है। आई हाईली डाउट दैट, लेकिन अगर आपके दिल को लगती है सिलेबस को पूरा करती है तो आई डोंट माइंड। जी श्योर, आप सारों ने पढ़ ही लिया। हसान क्या कह रहे हैं आपसे, तो आई वोंट माइंड अगर आप पब्लिकली भी क्वेश्चंस कर लें तो आई डोंट हैव एन इशू विद दैट। यस, इंडिपेंडेंस इरा, यस। कल वाले अभी आधा टॉपिक जो हमारा है वो इंडिपेंडेंस इरा से हो, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा।
ओके जी, हैंडआउट्स का मैं उन्हें कह देता हूं जी। नहीं, 2016 से पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2016 के बाद पैटर्न ही चेंज हो गया ना जी। ट्रीटी ऑफ पेरिस तक पहुंचने दें साजिद, मैं करवाऊंगा। ट्रीटी ऑफ पेरिस तो 1763 में हुई थी ना, 1763 तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं। इनफ है, इनफ है। उमर पूछ रहे हैं कि लेक्चर्स, हैंडआउट्स और किताब काफी है, तो मैं उन्हें बता रहा हूं कि काफी है जी, सफिशिएंट है। इंटायर सिलेबस हमने उसमें अच्छे से कवर किया है, तो दैट्स इनफ। ओके जी, इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस विल कॉल इट अ डे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच।